जूलिया ओबराय पूरी स्थिति को संभालने के लिए उत्सुक थे। वे अपने भाई अर्जुन ओबराय और अनिका शर्मा के रिश्ते को टूटने नहीं दे सकते थे। जब उनके माता पिता अर्जुन की सवालिया नजरों का जवाब नहीं ढूंढ पाए थे, तो जूलिया बोल पड़े। चाची लता, आप क्या कह रही हैं? आपने गड़बड़ी की और फिर भी मेरे माता पिता को अपनी फैलाई हुई गंदगी में घसीटना चाहती हैं। आप पहले ही बहुत नुकसान कर चुकी हैं। चीजों को अभी से ज्यादा जटिल ना बनाएं। आपने अनिका की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, और मुझे उम्मीद है कि आप विनम्र होकर उनसे माफी मांगेंगी। अनिका शर्मा और अर्जुन दो सच्चे लोग हैं, जिन्हें एक दूसरे से मिलने का सौभाग्य मिला है। आप उनके प्रेम जीवन में अशांति क्यों पैदा करने की कोशिश कर रही हैं? आप अपने शब्दों से हमेशा इतनी कठोर क्यों होती हैं? पायल ने आपकी माँ के कृत्य को नापसंद किया। उन्होंने अपनी माँ को नाराजगी से घूरा, और जानती थी कि उनके पिता श्री प्रकाश ओबराय अपने भतीजों और उनकी महिलाओं के सामने शर्मिंदा हुए हैं। श्री प्रकाश ओबराय ने पूछा, मैंने अपने भाई से चर्चा की थी। लता, क्या तुमने चुपके से हमारी बातचीत सुन ली? अनीका शर्मा ने कहा, और खड़ी हो गई। आपको चाची लता से इस तरह पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे वह कोई अपराधी हो। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं अभी जा रही हूँ। वह बिना रोक टोक के बाहर चली गई, और अर्जुन ओबराय उनके पीछे गए। जूलिया ओबराय ने रीता की ओर देखा और कहा, चलो चलते हैं। रीता, जो घर लौटने के लिए बहुत उत्सुक थी, जल्दी से खड़ी हुई और जूलिया के पीछे चली गई। लेकिन वे अर्जुन ओबराय से मिली, जो धीमी आवाज में अनीका से बात कर रहे थे। अर्जुन ओबराय ने निर्देश दिया, जूलिया, लब और उसको मेरे पास लाओ। फिर वह अनीका की ओर पलटे और धीमी आवाज में बात करते रहे। जब लड़के आए तो अर्जुन ने उन्हें यात्री सीट पर बैठाया और अनीका शर्मा के लिए दरवाजा पकड़ा, ताकि वे अंदर बैठ सकें। उन्होंने ऐसा किया, और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। फिर स्टीयरिंग के पीछे बैठने के लिए आगे बढ़े। श्रीमती करुणा ओबराय और श्री राघव ओबराय बाहर आए, लेकिन यह देखा जा सकता था कि वे दुखी थे। दिन का इस तरह समाप्त होना कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। श्री राघव ओबराय ने अपने बेटों को उनकी महिलाओं और अपने पोते के साथ चले जाते देखा, बिना उनके गले मिले। ऐसा कब हुआ है? ओबराय परिवार को एक ऐसे बंधन के लिए जाना जाता है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें डर था कि परिवार की वर्तमान और अगली पीढ़ी का क्या होगा। क्या वे अपने पूर्वजों जैसे बन पाएंगे, जब परिवार में श्रीमती लता ओबराय जैसी महिला हैं? श्रीमती आरती हुड्डा ने डॉक्टर लैंड्रे को उस दिन मिलने के लिए बुलाया। यह काम से छुट्टी का दिन था, और उन्होंने कहा कि वह पते पर गाड़ी चलाकर आएंगे। उनकी 2 हफ्ते की छुट्टी लगभग पूरी होने वाली थी। वे अपने रिसर्च को बीच में छोड़कर यात्रा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने माता पिता को फोन किया था और सूचित किया था कि उनका आना अभी भी संभावना के अधीन है। उन्हें यकीन नहीं था कि वह अभी भी उपस्थिति हो पाएंगे। अगर श्रीमती आरती हुड्डा ने उन्हें बुलाया है, तो इसका मतलब है कि उनके लिए कोई अच्छी खबर है। वह श्रीमती आरती के स्थान पर गाड़ी चलाकर आए। उन्होंने उनसे शहर से दूर एक एकांत जगह पर मिलने के लिए कहा था। लैंडे तुरंत पहुंच गए। उन्होंने काली पैंट के ऊपर नीली शर्ट पहनी हुई थी और एक बैकपैक लिया हुआ था। उन्होंने चश्मा पहना हुआ था और अपने बालों को पीछे की ओर कंघी किया हुआ था। वह छिपे हुए लग रहे थे। श्रीमती आरती हुड्डा एक कोने में बैठी थी। उनका कलात्मक मेकअप और उनके द्वारा पहनी गई ट्रांसजेंडर पोशाक ने उन्हें पूरी तरह से पहचानने लायक नहीं छोड़ा था। लैंडले होटल में चले गए और चारों ओर देखा। उन्होंने एक कोण पर बैठे एक आदमी को देखा, और उन्होंने उन्हें इशारा लिया। लैंडे आगे बढ़े, लेकिन उन्हें जरा भी पता नहीं था कि जिस आदमी की ओर वह जा रहे थे, वह श्रीमती आरती हुड्डा थी। उस व्यक्ति ने, जिसे लैंडे ने आदमी माना, बात की, डॉक्टर लैंडे, मुझे खुशी है कि आप आ पाए। लैंडे खड़े रहे और उन्हें जवाब नहीं दिया। उन्होंने करीब से देखा और धीरे से मुस्कुराए। लैंडे ने जवाब दिया और एक सीट ली। नमस्ते श्री आरती हुड्डा। उन्होंने जानबूझकर श्री उपाधि का इस्तेमाल किया। बात वाली मुस्कुराई। डॉक्टर होशियार है। उन्होंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उन्होंने हाथ मिलाया और लैंडे ने ड्रिंक्स ऑर्डर किए। ड्रिंक्स परोसे गए, और श्रीमती आरती हुड्डा ने अपने कपड़ों के नीचे से कुछ दस्तावेज निकाले। उन्होंने इसे डेस्क पर रखा, और लैंडे ने इसे उठाया और तुरंत अपने बैकपैक पर रख लिया। श्रीमती आरती हुड्डा ने समझाया, जो कुछ मैं ढूंढ पाई उसका सारांश उन दस्तावेजों में है, लेकिन कोई और है जिसके पास आपके सवालों की बाकी जवाब हैं। लैंडे ने घोषित किया, मुझे सुराग देने के लिए धन्यवाद। उन्होंने उनके खाते में कुछ रुपए ट्रांसफर किए, और दोनों ने अलविदा कहा। लैंडे ने श्रीमती आरती हुड्डा के पहले जाने का इंतजार किया, और जब तक उन्होंने अपने ड्रिंक्स खत्म नहीं कर लिए, तब तक बैठे रहे। वह जानना चाहते हैं
और उन्हें जवाब मिलने तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। अर्जुन ओबराय ने पूछा, बच्चों, तुम क्या लेना चाहोगे? उन्होंने पीछे के शीशे से चुपचाप बैठे लड़कों को देखा। गाड़ी में गंभीरता छाई हुई थी। किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। यह उस समय के पूरी तरह विपरीत था जब वे कुछ घंटे पहले आ रहे थे। लब ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने अपने पिता को देखा और उनकी नजरें मिली। उनके पापा भी खुश नहीं लग रहे थे। अर्जुन ओबराय ने पूछा, ठीक है, तुम खुश? उसने भी कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना सिर हिलाया, जिससे संकेत मिला कि वह ठीक है। इससे अर्जुन का दिल निराशा में डूब गया। तब और कुछ ऊर्जावान, खुश रहने वाले लड़के हैं जो ऐसे सवालों को हल्के में नहीं लेते। पहले वे कई तरह के स्नैक्स और यमी चीजों के नाम लेकर जवाब देते थे, लेकिन आज उन्हें कुछ नहीं चाहिए। बच्चों में एक कोमल भावना होती है और वे लंबे समय तक नाराजगी नहीं रखते, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को सिसकते हुए देखा। इस बात ने उन्हें श्रीमती लता ओबराय की बातों से ज्यादा दुख पहुंचाया है। वह इस अपमान का बदला एक दिन जरूर लेंगे। वह इसे बिना बदले जाने नहीं देंगे। जब वह हवेली के करीब गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों से प्यार नहीं करता? अर्जुन ओबराय ने पीछे के शीशे में उनकी ओर झांकते हुए पूछा। उन्होंने अनीका से कुछ नहीं कहा था। जब वे घर पहुंचेंगे तो वह उनसे माफी मांगेंगे। वह कुछ भी अभी नहीं कहना चाहते थे, जबकि बच्चे शांत अभिव्यक्ति के साथ पीछे बैठे थे। दोनों लड़कों में से किसी ने भी उन्हें जवाब नहीं दिया। उन्होंने तब तक कुछ नहीं कहा जब तक कि वे हवेली में गाड़ी चलाकर अंदर नहीं आ गए। उन्होंने कार को ठीक से पार्क किया और बाहर निकले। उन्होंने लब और कुश को नीचे उतारा। इससे पहले कि वह अनिका के लिए दरवाजा पकड़ने के लिए आगे बढ़ते, उन्होंने दरवाजा खोला और वह बाहर निकली। उनके पास से गुजरते हुए हवेली में चली गई। वह लब और कुश के पीछे पीछे हवेली में गए। अर्जुन ओबराय ने कहा और उनकी कनपटी को चूम लिया, मैं बाद में आकर तुम्हें कुछ बातें समझाऊंगा, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी मम्मी से बात करनी है। जब उन्होंने कहा कि वह उनकी मम्मी से बात करने जा रहे हैं तो लब और कुश संतुष्ट लग रहे थे। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और वह उनके पीछे पीछे उनके क्वार्टर में गए। उन्होंने उनके घर के मालिक को बुलाया और कहा कि वह बच्चों को उनकी नज़र से दूर न होने दें। खुद और जूलिया ओबराय के अलावा किसी को भी उनसे मिलने या बात करने की इजाज़त नहीं है। बच्चों के क्वार्टर के मालिक ने पूछा, मैडम के बारे में क्या? अर्जुन ओबराय ने उन्हें एक भयानक घूरना दिया और वह कांप उठे। ये सवाल पूछकर वह बेवकूफ़ बन गए थे। उन्होंने अर्जुन के आदेश को दोहराया और अपना सिर झुका लिया। इसे उठाने की हिम्मत नहीं की। जी प्रेसिडेंट अर्जुन, केवल आप और दूसरे मास्टर ही उनसे मिल सकते हैं। अर्जुन ओबराय पलटे और चले गए। वह जल्दी से मुख्य हवेली में लौटे और सीधे बेडरूम की ओर बढ़े। उन्होंने अनीका शर्मा को अपने सूटकेस की जेब खींचते हुए देखा। उन्होंने पोलो बदल दिया था और एक रेशमी गाउन पहने हुए थी। वह पोलो कमरे के कोने में कचरे के डिब्बे के नीचे पड़ा हुआ था। उन्होंने उसे देखा और राह भरी। उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो मेरी जान? लैंड्रे घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा बंद किया और दस्तावेज बाहर निकाले। उन्होंने देखा कि ये कुछ कागज थे जिन्हें एक साथ स्टेपल किया गया था। उन्होंने इसे पढ़ना शुरू किया और खुद के लिए एक गिलास कॉफी लेने चले गए। वह अपने अध्ययन कक्ष में गए और दस्तावेज लिए। सावधानी से उन्हें पढ़ना शुरू किया। कुछ जानकारी ऐसी थी जो वह पहले से जानते थे। बच्चे को 1 महीने की उम्र में अनाथालय लाया गया था। जो महिला बच्चे को लाई थी उसने अपनी जानकारी और पहचान नहीं छोड़ी थी। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अनाथालय के खाते में एक बड़ी राशि जमा की गई और जल्द ही एक पत्र आया जिसमें कहा गया कि यह बच्चे के जीवन को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा था। जांच की गई और पैसा भेजने वाले के विवरण में पता लगाया गया। केवल अनाथालय का निदेशक ही उस व्यक्ति को जानता था। उन्होंने उस व्यक्ति की पहचान किसी को नहीं बताई। फिर एक दिन एक महिला आई और दावा किया कि वह लड़का जो अब कुछ साल का था उसका बेटा है। वह निश्चिंत थी और उसने रोया, चिल्लाया और विनती की कि वे उसके बेटे को उसे वापस कर दें। उन्हें मना कर दिया गया और लड़के पर अपने स्वामित्व का सबूत या प्रमाण लाने के लिए कहा गया। उसने कहा कि वह एक डीएनए रिपोर्ट और अपने बच्चे को ले जाने के लिए एक पुलिस अनुमति प्राप्त करेगी, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई। कुछ दिनों बाद उन्होंने सुना कि वह महिला मर गई थी। वह एक लापरवाह ड्राइवर से टक्कर खा गई और फिर कभी कोई लड़के की तलाश में नहीं आया। जांच से पता चला कि निदेशक ने उस महिला के जाने के बाद एक निश्चित व्यक्ति को बुलाया था। मातरत्न ने उन्हें फोन करते हुए देखा
और उनकी बात चुपके से सुनी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उन्हें यह कहते हुए सुना कि एक महिला लड़के की तलाश में आई थी, उन्हें क्या करना चाहिए। बस इतना ही निदेशक ने कहा। और उन्होंने अगला जो सुना वह यह था कि वह महिला उसी दिन मर गई जब वह अनाथालय से निकली, बल्कि कुछ घंटों के भीतर ही। लेकिन निदेशक ने जिसे बुलाया था वह अज्ञात था, लेकिन वह जल्दी इस्तीफा देकर चली गई। बस इतना ही वे लड़के के बारे में जानते थे, सिवाय इसके कि जब एक निश्चित जोड़े ने आकर छोटे लड़के को गोद लिया। लैंडे ने आंखें सिकोड़ी। एक बात निश्चित है, उसे उसके असली माता पिता से अपहरण किया गया था। लेकिन क्यों? कोई मासूम बच्चे को क्यों दुख पहुंचाना चाहेगा? क्या वह महिला वास्तव में उसकी माँ थी? क्या वह वास्तव में एक दुर्घटना से मरी या उसकी हत्या की गई? उन्होंने निदेशक का नाम और पता ढूंढ लिया। वह उन्हें ढूंढने जा रहे थे। उन्हें बस उन्हें ढूंढना था और उनसे पूछना था कि वह छोटे लड़के के बारे में क्या जानती थी। उन्हें जरूर कुछ पता होगा जो मददगार हो सकता है। अनिका शर्मा ने अर्जुन ओबराय को नजरअंदाज किया। उन्होंने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन वह जानती थी कि अपने बच्चे लव और उसको साथ ले जाना मुश्किल होगा। अर्जुन ओबराय ने फुसलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें तकलीफ हो रही है। श्रीमती लता ओबराय ने जो कहा वह तुम्हें दुखी करने लायक है, लेकिन अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। तुम मुझे उनकी बेकाबू जुबान का शिकार नहीं बना सकती। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकता। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अनिका शर्मा ने उन पर झल्लाते हुए कहा, तुम मुझे प्यार नहीं करते। मैंने सोचा था कि तुम करते हो। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ कैसे फंसी, तुम्हें प्यार किया और खुद को तुम्हें सौंप दिया। उन्होंने फिर से आंसू पोंछे और अपना सूटकेस लिया। जाने के लिए तैयार थी। अर्जुन ओबराय ने अपने निचले होठों को काटा। उन्होंने जोर से उनकी कलाई पकड़ी, उन्हें घूरते हुए। अनिका शर्मा को उनकी पकड़ तेज महसूस हुई। उन्हें दर्द हुआ और उन्होंने उनसे आज़ाद होने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता क्योंकि श्रीमती लता ओबराय ने ऐसा कहा? तुम मेरे प्यार के इकरार की बजाय किसी और के कहे गए कचरे पर विश्वास करोगी? वह किसी से झूठ नहीं बोलते, लेकिन उन्हें नफरत है जब उन पर विश्वास नहीं किया जाता। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं होता जब उन पर संदेह किया जाता है। अनिका ने उन्हें डांटते हुए कहा, जब श्रीमती लता ओबराय ने तुमसे पूछा कि क्या तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे, तो तुम इनकार नहीं कर पाए अर्जुन। तुमने ऐसा कहा था, है ना? अर्जुन ने जवाब दिया, मैंने इसे अदिति सिंघल के साथ अपनी सगाई तोड़ने के लिए एक ढाल के रूप में कहा था। मैंने यह फैसला तब लिया था जब मैं तुमसे मिला भी नहीं था, ताकि उन्हें समझ आ सके कि मैं अदिति सिंघल से शादी क्यों नहीं कर सकता, जबकि मेरे बच्चे किसी और महिला से हैं। मैं अपने बच्चों को किसी और द्वारा अवैध कहलवाना नहीं चाहता। फिर मैं तुमसे मिला, मुझे तुम पसंद आ गई। हालांकि शुरुआत में हमारे बीच थोड़े मतभेद थे। हम आज यहाँ हैं। क्या मुझे अतिथि सिंघल के लिए जाना चाहिए था और हमारे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होने देना चाहिए था, क्योंकि मेरी पत्नी अपने बच्चे चाहती थी? क्या तुम श्रीमती लता ओबराय द्वारा तुम्हारे दिमाग में भरी गई बकवास से ज्यादा हमारे बेटे के हित को महत्व नहीं देती? मैंने इंतजार किया, अपनी प्रतिबद्धता में देरी की, जब तक कि किस्मत मुझ पर मेहरबान नहीं हुई और मैं तुमसे और बच्चों से मिला। अब मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हें विश्वास नहीं होता। तुम पहली और एकमात्र महिला हो जिसे मैंने कभी चूमा, जिसके साथ अतरंग हुआ, जिसके प्रति प्रतिबद्ध हुआ और जिसे प्यार किया। हमने कल रात कई बार अतरंग क्षण बिताए, और तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम जाना चाहती हो और मुझे छोड़ना चाहती हो। ठीक है, फिर जाओ। लेकिन मैं तुम्हें प्यार करना बंद नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं सकता। मेरी बस एक गुजारिश है, मेरे बेटों को मुझसे अलग मत करो। अर्जुन ओबराय ने अपनी आंखें उन पर टिकाए हुए समझाया। उन्होंने अनिका शर्मा को दीवार तक धकेल दिया और उन्हें दोनों हाथों से दोनों ओर दबा दिया। वे दोनों शांत थे। किसी ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। अनिका शर्मा निशब्द थी। वह उनके शब्दों का जवाब कैसे दे, यह नहीं जानती थी। वह जानती थी कि वह उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया कि वह उनकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे, बल्कि वह उनसे प्यार करने जा रहे थे। उनके बच्चे ओबराय परिवार के छोटे मास्टर हैं। अगर अर्जुन ओबराय अदिति सिंघल के साथ आगे बढ़ गए होते तो उन्हें ऐसा खिताब नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें अवैध कहा जाता। उन्होंने अर्जुन ओबराय को धक्का देकर दूर करने और कहीं शांत होने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं हिले। चाहे उन्होंने उन्हें कितनी भी जोर से धक्का दिया हो,
वह उन्हें मारने वाली थी जब उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपनी ओर खींचा। अनिका उनके सीने पर गिर गई और उन्होंने अपना हाथ उसकी पतली कमर पर रखा। उनके ऊपर झुकते हुए वे एक दूसरे के दिल की धड़कन महसूस कर सकते थे। अर्जुन ने उनकी ठोड़ी उठाई ताकि वह उनकी ओर देखें। अनिका विरोध कर रही थी, मुझे छोड़ो, लेकिन अर्जुन झुके और उनके होठों को थाम लिया। वह उन्हें क्रूरता से चूमते हुए उनके प्रति अपनी नाराजगी निकाल रहे थे। वह उन पर विश्वास न करने के लिए उन्हें सजा दे रहे थे। अनिका ने उनके होठों को काट लिया, लेकिन अर्जुन उन्हें चूमते रहे। दोनों को चुंबन में खून का स्वाद आ रहा था, लेकिन वह रुकने वाले नहीं थे। थोड़ी देर बाद वह भावुक हो गए। अनिका ने फर्क महसूस किया। उन्होंने उन्हें कसकर अपनी ओर खींचा और अनिका को लगा कि उनकी सांस रुकने वाली है। उन्होंने उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, जिससे उन्हें सांस लेने का समय मिला और फिर से शुरू कर दिया। अनिका ने अपना सिर घुमा लिया और उन्हें चूमने से इनकार कर दिया। अर्जुन ने आदेश दिया, मुझे चूमो। वैसे पूरी तरह से पाने वाले थे। उन्होंने उन्हें कसकर पकड़ा और उनके बस में होने का इंतजार किया। अनिका ने विरोध किया, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मुझे छोड़ो। अर्जुन ओबराय ने फिर से आदेश दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अभी चूमो। और इंतजार किए बिना उन्होंने फिर से उनके होठों को पकड़ लिया और उन्हें प्यार से चूमा। इस बार उन्होंने उन्हें भावुकता से चूमा, उनके बालों को सहलाया और अपने हाथों को उनकी पीठ पर फेरा। अनिका का विरोध धीरे धीरे कम होता गया, जब तक कि वह फिर से विरोध नहीं कर रही थी। वह उन्हें वापस चूम रही थी। उनका पूरा शरीर पिघल गया और उनके चुंबनों से गर्म हो गया। उन्होंने उनकी गर्दन को चूमा और उनके शरीर को सहलाया। वह खुद भी उत्तेजित हो गए थे। अनिका शर्मा ने अपने होठों को उनके होठों पर मजबूती से लगाया। उन्हें उनकी बाहों में होते हुए भी घुटनों में कमजोरी महसूस हुई। उन्होंने अपने दांत अलग किए और अर्जुन को उनके पूरे होठों को नष्ट करने की पहुंच दी। उनसे एक मधुर कराह निकली। अनिका शर्मा ने अर्जुन ओबराय को कसकर पकड़ लिया। उनकी उत्कट इच्छा महसूस हो रही थी। उन्होंने अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दिए। अर्जुन ओबराय की इच्छा तीव्र हो रही थी। वे उन्हें अपने पास लेना चाहते थे। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तुम चाहिए अनिका। और उन्हें उठाकर किंग साइज बेड पर ले गए और एक दूसरे से प्यार करने लगे। 1 घंटे बाद अर्जुन ओबराय ने अपना फोन लिया, उसे देखते हुए। उनका एक मिस्ड कॉल था और वह जानना चाहते थे कि कॉल करने वाला कौन था। वह उनके चाचा प्रकाश ओबराय का था। वे उनसे बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फोन रख दिया और अनिका को वापस गले लगाने के लिए खींचा। समारोह को अब तक बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन श्रीमती लता ओबराय ने इसे बर्बाद कर दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि नीचे उनकी हवेली में भीड़ जमा थी। उनका फोन फिर से बज रहा था। इस बार ये जूलिया ओबराय का था और उन्होंने जवाब दिया। जूलिया ने पूछा, कैसे हो भाई, क्या तुम अनीका को शांत करा पाए? अर्जुन ने संक्षेप में अनीका की ओर देखा और जवाब दिया, वह अब ठीक है। जूलिया ने महसूस किया कि दूसरी तरफ पूरी तरह से शांति थी। अगर वह ठीक है तो उन्हें कम से कम उनकी बात सुननी चाहिए, या इससे भी बेहतर बेडरूम में इतनी शांति नहीं होनी चाहिए। उनकी सहज प्रवृत्ति ने उन्हें कुछ बताया और वह मुस्कुरा दिए। जूलिया ने अनुरोध किया, ठीक है, तुम दोनों तैयार क्यों नहीं हो जाते और नीचे क्यों नहीं आ जाते? शायद वे अभी अतरंग थे, इसलिए अर्जुन ने चाचा प्रकाश का कॉल नहीं उठाया, जिससे चाचा चिंतित हो गए थे। अर्जुन ओबराय ने पूछा, क्या? वह जानते थे कि जूलिया ने अंदाजा लगा लिया था कि उन्होंने प्रेम किया है। वह लड़का पिछली जिंदगी में कोई जादूगर रहा होगा। जूलिया ने मजाक करते हुए कहा, मेरा मतलब है उन्हें थोड़ा आराम दो ताकि तुम रात में इसे जारी रख सको। वह दूसरी तरफ हंसा और अर्जुन ओबराय मुस्कुराए, शरारती, और काल काट दिया। अनिका शर्मा ने अर्जुन की हंसी सुनी और पूछा, वह जूलिया था, है ना? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अपने भाई से बात करने के बाद वह हंसे। उन्होंने अपना सिर उनके धड़ पर रखा और अपना हाथ उनकी कमर के चारों ओर लपेट दिया और पूछा, उसने क्या कहा? अर्जुन ने उन्हें वही बताया जो जूलिया ने कहा था और वह हंसने लगी। जूलिया काफी मजेदार है और उन्होंने सही अंदाजा लगाया था। अर्जुन ओबराय ने उनकी कनपटी को चूमा और रजाई के नीचे से फिसल गए। उनका शरीर शानदार है और उनका पेट सपाट था और कमर पतली थी। उनके पैर लंबे और रोमिल थे, लेकिन गठीले लगते थे। अर्जुन के बाथरूम में जाने से पहले अनिका शर्मा ने पूछा, तुम कितनी बार जिम जाते हो? अर्जुन ने जवाब दिया और उनकी ओर झांका, जब भी मौका मिलता है। इससे पहले कि वे अंदर जाते, वह उठकर बैठ गई और रजाई उठाई। अपने संतुष्ट शरीर को देखते हुए वह गुस्से में थी
और जानना चाहती थी, लेकिन इसकी बजाय उन्हीं के साथ प्रेम में समाप्त हुई। वह उससे और भाग नहीं सकती। वह उन्हें बहुत प्यार करती है। उन्होंने उम्मीद की कि उनके साथ रहते हुए उन्हें अपने रास्ते में कई रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह उनके और अपने बच्चे के साथ अपनी बाकी ज़िंदगी बिताने में कोई आपत्ति नहीं करेगी। ये जल्दी हुआ, लेकिन अर्जुन बाहर आ गए। उन्होंने अपनी कमर के चारों ओर एक तौलिया बांधा और अपने बाल सुखाने गए। वह जल्दी ही एक छोटी आस्तीन वाली शर्ट और पैंट पहन लेते हैं। उन्होंने बालों को संभाला और उन्हें स्टाइल किया। फिर अनिका की ओर देखने के लिए पलटे। वह अपनी शर्ट में आकर्षक और प्यारे लग रहे थे। वह उनकी प्रशंसा करती है। उनके होंठ गुलाबी थे, सिवाय लाल धब्बे के जहाँ उन्होंने उन्हें काटा था। अनिका शर्मा ने माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ करना, मैंने तुम्हारे होंठ काट लिए। अर्जुन ने जवाब दिया, ये कुछ नहीं है, ये केवल एक संकेत है कि हम करीब आए। अनिका शर्मा शर्मा गई और अपनी आंखें फेर लीं। अर्जुन ओबराय ने इसे देखा और जोर से हंसे। जब तुम शर्माना बंद कर दो तो लंच के लिए नीचे मिलना। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा बंद किया, अनिका को अपने पेट में तेज भूख महसूस हुई। श्रीमती लता ओबराय के आने और चीज़ों के बिखरने से पहले भी अपना लंच करने वाले थे। वह रजाई के नीचे से बाहर निकली और नहाने चली गई। उन्होंने अपने शरीर पर पीछे छोड़े गए निशान देखे। अर्जुन निशान छोड़े बिना अतरंग नहीं हो सकते। अर्जुन नीचे आए और हैरान थे। उनके माता पिता और चाचा सभी बैठे थे। जूलिया बच्चों को पकड़े हुए और खुशी से मुस्कुराते हुए अंदर आए। वह सीढ़ियों के आधार पर रुके और खड़े हो गए। उन्होंने बैठे हर किसी की ओर देखा और देखा कि पूरा घर इकट्ठा था। श्रीमती लता ओबराय और पायल भी वहां थे। लव और कुश ने अपने चाचा के साथ अपनी खुशी के पल फिर से शुरू कर दिए थे। वे क्यों आए और वे कितनी देर से यहाँ थे? बड़ों ने उनकी ओर देखा और देखा कि वह शांत लग रहे थे और ओबराय निवास से निकलने से पहले की तरह गुस्से में नहीं थे। लेकिन उनके होठों पर लाल धब्बा देखकर हर किसी ने अंदाजा लगाया कि क्या हुआ था। अर्जुन ओबराय ने भावहीन दिखते हुए पूछा, मेरी हवेली में इस सभा का क्या कारण है? वह करीब आए और बैठे हर किसी को देखा। श्री राघव ओबराय ने समझाया, मैंने सलाह दी कि हम सभी यहाँ आए। लता गलत थी और उसने इसे स्वीकार किया। वह अनिका से माफ़ी मांगने के लिए तैयार है और फिर हम यहाँ सभा जारी रख सकते हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए। वह अपने बेटे के चरित्र को जानते हैं और इसीलिए उस दिन इसे सुलझाना पड़ा। अर्जुन शांत रहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब वह कठोर होना चाहते हैं तो भयंकर हो सकते हैं। श्रीमती कर्णा ओबराय ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल अर्जुन प्यारे, इस साल किसी अनुचित चीज को हमारी खुशी की सभा को बर्बाद न करने दें। अर्जुन ने अपने माता पिता की ओर देखा। वह जानते थे कि वे श्रीमती लता ओबराय द्वारा अनिका से कही गई बातों को माफ करने के लिए उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे। श्रीमती लता ओबराय ने कहा, अर्जुन मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी। कृपा, क्या मैं अनिका से मिल सकती हूँ ताकि मैं उनसे माफी मांग सकूं? वह किसी बात से डरी हुई लग रही थी। अर्जुन ने घोषित किया, यह मेरी हवेली है, ओबराय निवास नहीं। मुझे क्यों सूचित नहीं किया गया कि तुम लोग आ रहे हो? और वैसे भी यहाँ कोई सभा नहीं हो सकती। श्रीमती लता ओबराय ने गलती स्वीकार क्यों नहीं की और अनिका से माफी तब क्यों नहीं मांगी जब वे अभी भी वहां थे? क्या उन्हें लगता है कि उन्हें आसानी से बहकाया जा सकता है? श्री प्रकाश ओबराय ने समझाया, मैंने तुम्हें कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तुम अपना फोन नहीं उठा रहे थे। इसलिए मैं दूसरों के साथ लता और अनिका के बीच के मतभेदों को सुलझाने के लिए आया। वह शायद पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब वह समझते हैं कि उनके भतीजे अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। यह आमतौर पर एक महत्वपूर्ण समय होता है और कोई भी आदमी उस समय ध्यान भटकाने वाली चीज का जवाब देने को तैयार नहीं होगा। अर्जुन फिर से परेशान हो रहे थे। मेरी प्रेमिका और श्रीमती लता ओबराय के बीच कोई मतभेद नहीं है, लेकिन तुमने उसे मेरी हवेली में क्यों आने दिया? श्रीमती करुणा ओबराय अपने बेटे को उपदेश दे रही थी। ओह नहीं अर्जुन, कृपया, हम हमेशा एक दूसरे के प्रति दयालु रहे हैं। अगर किसी ने गलत किया है और उसे महसूस किया है तो हम उसे जाने देते हैं और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। अनिका तैयार हुई। उन्होंने एक बिना आस्तीन का पेपलम शॉर्ट्स पर पहना और अपने बालों का एक पोनी टेल में बांध लिया। यह आरामदायक पहनावा था और वह प्यारी और रोमांटिक लग रही थी। उन्होंने एक फुटवियर पहना और अर्जुन के साथ दोपहर का भोजन करने का फैसला किया। उन्हें जबरदस्त भूख लगी थी और उन्हें प्रेम में इस्तेमाल हुई अपनी ताकत का कुछ हिस्सा वापस पाने की जरूरत थी। वह बेडरूम से बाहर निकली
और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। जब उन्होंने आवाजें सुनी, अर्जुन की आवाज ज्यादा तेज थी और शिकायतों से भरी हुई थी। वह दबे पांव वापस गई और सुना, मुझे ये पसंद नहीं कि तुम सब यहाँ आए। अनीका के लिए मैं किसी के भी खिलाफ जाऊंगा, यहाँ तक कि आप भी माँ। मैंने तुम्हें बस इतना बताया था कि मैं अपने बच्चों की माँ की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ और इसलिए मैं अदिति सिंघल के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। वह एकमात्र समय था जब मैंने ऐसा कहा था, लेकिन आज श्रीमती लता ओबराय ने मेरे बच्चों को और उनकी महिला का अपमान किया। तुम अनीका की तुलना एक अनैतिक महिला से कैसे कर सकती हो? भगवान के लिए मैंने उसे पहली बार उसकी सहमति के बिना करीबी बनाई थी। अगर एक आदमी तुम्हारी बेटी पायल के साथ ऐसा करता है तो क्या तुम मांग नहीं करती कि वह उसकी जिम्मेदारी ले? भले ही अनीका तुम्हें माफ करने का फैसला करे, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और जो कोई भी उसे किसी भी तरह से दुख पहुंचाने की कोशिश करता है, उसकी रक्षा करना और बदला लेना मेरा कर्तव्य है। अनीका शर्मा हैरान थी। अर्जुन ओबराय का परिवार यहाँ है, वे कब आए? क्या अर्जुन को पता था कि वे यहाँ हैं जब उन्होंने कहा था कि वह दोपहर के भोजन के लिए नीचे आए? नहीं, उन्हें पता नहीं था। वह इस बारे में निश्चित थी। उन्होंने जो कुछ कहा उससे वह जानती थी कि उन्हें उनकी मौजूदगी की जानकारी नहीं है। उन्हें साहस करके बाहर आना होगा। उन्होंने अपने बच्चों लव और खुश को खिलखिलाते और खुश होते हुए सुना। बिना बताए वह जानती थी कि वे जूलिया ओबराय के साथ हैं। वह हमेशा से उनके सबसे प्यारे चाचा रहे हैं। श्री प्रकाश ओबराय अर्जुन को समझा रहे थे कि मामले को छोड़ दें और अनिका को बुलाएं ताकि सब कुछ सुलझ जाए। तभी उन्होंने उन्हें सीढ़ियों से नीचे आते देखा। वह अपनी पोनी टेल में एक स्कूल गर्ल की तरह लग रही थी। वह सुंदर और प्यारी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, चाचा चाची, आप यहाँ हैं? अर्जुन ओबराय ने उनकी आवाज़ और दूसरों की नजरें सुनी। अगर उन्हें पता होता कि वह इतनी जल्दी आ रही है तो वह उन्हें संदेश भेजकर बेडरूम में रहने के लिए कहते। खेल रहे तीन लड़के क्योंकि जूलिया ने खुद को बच्चों के स्तर पर ला दिया था और उनके साथी की तरह खेल रहे थे। रुक गए और अनीका को देखा। वह अब रो नहीं रही थी बल्कि शांत और गंभीर दिख रही थी। उन्होंने अनजाने में श्रीमती लता ओबराय की ओर देखा और उन्हें सिर झुकाए हुए पाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को हाथ हिलाया। उनकी मम्मी ने उन्हें बताया था कि जब कोई आपको दुख पहुंचाता है तो आपको उसे जाने देना चाहिए और अपनी सेहत पर असर नहीं पड़ने देना चाहिए। ऐसा लगता है कि उनकी मम्मी ने उस बुरी चाची को माफ कर दिया था। अनीका शर्मा अब सीढ़ियों से उतरी और मौजूद लोगों की ओर बढ़ी। श्रीमती करुणा ओबराय और उनके पति श्री राघव ओबराय ने एक ही समय में अनीका को जवाब दिया, प्यारी अनीका, मेरी प्यारी। श्रीमती करुणा ओबराय आगे बढ़ी और उन्हें गले लगा लिया। श्रीमती करुणा ओबराय ने अपने हाथों में उनका चेहरा लेकर और मुस्कुराते हुए उन्हें घूरते हुए पूछा, आप कैसा महसूस कर रही हो प्यारी? अनीका ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ चाची। और श्रीमती करुणा के कंधों के ऊपर से झाँककर श्रीमती लता ओबराय को देखते हुए पूछा, आप कैसी हैं चाची लता? वह ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ देर पहले उस महिला से उन्हें कोई ठेस नहीं पहुंची हो। हर कोई हैरान था कि अनीका श्रीमती लता ओबराय से इतनी प्यार से बात कर रही थी। उनका दिल जरूर सोने का है। क्या वह अपनी चाची के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं रखती हैं? यह सुनकर कि अनीका ने उससे बात की, श्रीमती लता ओबराय उनकी ओर बढ़ी और जवाब दिया, मैं ठीक नहीं थी प्यारी जब से मैंने तुम्हें वे कठोर शब्द कहे। अनीका ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अरे चाची, वह अब अतीत की बात है, उस विषय को फिर से मत उठाओ। वह खुद ही बात को भूलने की कोशिश कर रही थी। श्रीमती लता के शब्द अभी भी उनके मन में गूंज रहे थे। श्रीमती लता ओबराय ने माफी मांगी, मुझे माफ कर दो। अनीका शर्मा ने उनकी आंखों में देखा, पछतावे के बजाय डर था। श्रीमती लता की माफी पछतावा भरे दिल से नहीं बल्कि डरे हुए दिल से आई थी। उन्होंने फिर भी मुस्कुराया और सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि सब कुछ पहले ही ठीक हो चुका है। श्रीमती करुणा ओबराय ने भी माफी मांगी और कहा कि उन्हें दिल पर नहीं लेना चाहिए। अर्जुन ओबराय बस सुन रहे थे। उन्होंने अनीका की ओर देखा भी नहीं। वह वही करेंगे जो उनके मन में है, लेकिन दिखावा करेंगे। पायल ने धन्यवाद कहा, धन्यवाद अनीका। उन्होंने भी अनीका को गले लगाया और बाद वाली ने उन्हें देखकर मुस्कुराया। श्री प्रकाश ओबराय ने अनीका शर्मा से वादा किया कि इस तरह की कोई बात फिर कभी नहीं होगी। हर किसी ने अनीका से कुछ शब्द कहे और वह फिर से खुश हो गई। अनीका ने जूलिया से पूछा, रीता कहाँ है? और उन्होंने कहा कि वह ठीक है, उन्हें गर्भावस्था के कारण आराम की जरूरत थी।
अनिका ने अपने दिल में सोचा, जूलिया सच नहीं बोल रहे हैं। शायद उन्होंने उन्हें सूचित नहीं किया या उन्हें आने नहीं देना चाहते थे। अर्जुन या अनिका की ओर देखा और उन्हें अपनी पोनी टेल में अलग देखा। यह वैसा ही था जैसा उन्होंने उन्हें अपने ऑफिस में पहली बार देखा था। उन्होंने अपना हाथ उनकी कमर के चारों ओर लपेटा और कहा कि वे दोपहर का भोजन कर रहे हैं। श्रीमती करुणा ओबराय ने कहा कि वे सभी एक साथ दोपहर का भोजन करेंगे। नौकर श्रीमती करुणा द्वारा ओबराय निवास से लाए गए विविध व्यंजनों को लाए और उन्हें खाने की मेज पर लगा दिया। उसी दोपहर विवान सिंघानिया अपने वकील से मिलने गए। उन्होंने उनसे मिलने का समय लिया था। विवान सिंघानिया ने अपने और अनिका शर्मा के बीच हुई हर बात समझाई। उन्हें पता था कि वह रिया शर्मा को तलाक देने और उनके साथ रहने वाले हैं, लेकिन रिया को सफलतापूर्वक छोड़ने के बाद उन्होंने उनके साथ मेल करने से इनकार कर दिया। वह उन्हें वापस चाहते हैं। वह दावा करती हैं कि वह अपने बच्चों के पिता को डेट कर रही हैं। वह झूठ बोल रही हैं क्योंकि वह नहीं जानती कि उनके बच्चों का पिता कौन है। वह उनकी बनना नहीं चाहती हैं। वह उन्हें किसी भी कीमत पर चाहते हैं। उन्हें उनकी महिला बनना होगा। केवल वही उन्हें अपने पास रख सकते हैं। जैसे विवान सिंघानिया अपने वकील के सामने अपनी बात पर जोर दे रहे थे, उन्होंने अनीका के सुंदर चेहरे और शरीर की कल्पना की। वह प्यारी और आकर्षक है। वह कल्पना कर सकते हैं कि उन्हें अपने करीब लाने और उन्हें अपनी महिला बनाने में कैसा लगेगा। वह निश्चित रूप से उनकी महिला बनने वाली है। वह उन्हें अभी या भविष्य में किसी और के साथ रहने का मौका नहीं दे सकते। उनके वकील ने उनसे पूछने से पहले उन्हें घूरा। कितने लोग जानते थे कि तुम्हारी एक बार शादी हुई थी और फिर तलाक हो गया था? विवान सिंघानिया ने जवाब दिया, उनका निकट परिवार या मेरा, अन्य नहीं। मुझे याद नहीं है कि मेरे और उनके परिवार के अलावा किसी और को पता था कि हमने पहले वैवाहिक संबंध साझा किया था। उन्होंने फिर से पूछा, इसका मतलब यह है कि अनिवार्य रूप से केवल लोगों का ये समूह जानता है कि तुमने उसे तलाक दे दिया है? सिंघानिया ने हाँ कहा। वकील मुस्कुराया। वह किसी का मार्गदर्शन कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह इस बार भी पहले की तरह सफल होगा। वकील ने पूछा, क्या उनके पास तुम्हारा विवाह प्रमाण पत्र है? पहली बार जब उन्हें याद है तो उन्हें अपने सामान की एक सुई भी लेने के लिए घर नहीं लौटना था। इस तरह वह अपना विवाह प्रमाण पत्र साथ नहीं ले जा पाएंगी। अगर उनके पास वह नहीं है तो वे हेर फेर करेंगे और उनके अलग होने का कुछ समय के लिए अलगाव के रूप में पुनर्गठित करेंगे। विवान सिंघानिया ने जवाब दिया, नहीं, वह मेरे साथ हवेली में है। उन्हें अंदाजा लग गया था कि उनके वकील किस ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। विवान सिंघानिया के वकील ने सामने रखा शराब का गिलास उठाया और एक घूंट पिया। जब उन्होंने अपना गिलास नीचे रखा तो विवान सिंघानिया अपना उठा रहे थे। वकील दीपक ने अपनी टाई को ठीक करते हुए घोषणा की, मामला तुम्हारे पक्ष में समझो। विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करो और उसे सुरक्षित रखो। विवान सिंघानिया ने मांग की, कितनी जल्दी दीपक? मैं उसे अपनी बाहों में भरना और उसे अपनी महिला घोषित करना चाहता हूँ। अनीका के प्रति उनका अचानक आकर्षण उनके दिल की चाहत से अधिक शारीरिक प्रकार का था। उनके शरीर को उनकी जरूरत थी और वह उसे इच्छा को संतुष्ट करना चाहते थे। दीपक विवान सिंघानिया के वकील ने मांग की, आप उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित करने के लिए कितनी जल्दी तैयार हैं? विवान सिंघानिया ने जवाब दिया, अपना शेड्यूल देखो और मुझे बताओ कि तुम कब खाली रहोगे। जहाँ तक मेरी बात है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। दीपक ने संक्षेप में अपनी आंखें बंद की और अंत में परसों दोपहर का समय बताया। वह उस दिन दोपहर 2 बजे के बाद खाली रहेंगे। अगर विवान सिंघानिया को बुरा न लगे तो वह अपनी सेक्रेटरी को अनिका शर्मा को उनके वकील के साथ बातचीत के लिए आमंत्रित करने के लिए भेजेंगे। विवान सिंघानिया ने कहा कि यह उत्तम होगा। वह अन्य सभी कार्यों और बैठकों को आगे बढ़ा देंगे और वहां मौजूद रहेंगे। वह उस दिन विवाह प्रमाण पत्र के साथ आएंगे। दीपक ने कहा कि वह दिन में बाद में विवान सिंघानिया से संपर्क करेंगे और उन्हें बताएंगे कि क्या कहना है, जिससे अनिका के वकील अचंभित हो जाएं। विवान सिंघानिया ने उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वह शहर के सबसे अच्छे वकील हैं। वह उनके कॉल प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। दोनों अलग हुए और विवान सिंघानिया मुस्कुराए। वह अनीका को एक ऐसी जगह लाएंगे जहां से उनका भागना मुश्किल होगा। उन्होंने उन्हें ठुकराने की हिम्मत की। वह उन्हें अपने साथ रहने के लिए मजबूर करेंगे और अगर वह भीख भी मांगने आई तो उन्हें तलाक नहीं देंगे। यह जश्न का बुलावा है। उन्होंने गाड़ी चलाकर अपनी माँ श्रीमती सरला सिंघानिया के अपार्टमेंट तक पहुंचाया।
वह घर पर थी और खुशी से अपने बेटे का स्वागत किया। अपने बेटे का उत्साहित मूड देखकर वह खुश हुई। उन्होंने उस रिया से शादी के बाद इतने लंबे समय से उन्हें इतना खुश नहीं देखा था। वह अपनी माँ के खाए जा रहे विभिन्न फलों में घुसे और टेलीविजन देखते हुए अपने मुंह में तरबूज का एक टुकड़ा डाला। श्रीमती सरला सिंघानिया ने खुशी से उन्हें पूरी प्लेट दी, लेकिन विभान सिंघानिया ने कहा कि वह जो चुना है उसी से ठीक है। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वह फिर से अकेले रहने के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। विभान सिंघानिया मुस्कुराए। उन्होंने उन्हें बताया कि उनके अविवाहित रहने के दिन जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। श्रीमती सरला सिंघानिया मुस्कुराई। उन्होंने इतनी जल्दी अपने लिए एक महिला ढूंढ ली थी। वह वास्तव में अपने पोते पोतियों को देखने के लिए उत्सुक है। वे बच्चे जो रिया शर्मा उन्हें नहीं दे सकी। विभान सिंघानिया ने वास्तव में बहुत कष्ट सहा है। उन्होंने उस महिला को सहन किया और बर्दाश्त किया। वह उन्हें एक बच्चा नहीं दे सकी और वह आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान उनके साथ खड़े रहे, लेकिन फिर भी वह अपने मामले में सफल होने के लिए भाग्यशाली नहीं थी। आईवीएफ की असफलता के मामलों के साथ रिया को कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। शांत रहने के बजाय वह छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही थी। यह बेहतर है कि उनका तलाक हो जाए। कम से कम हर कोई अपने जीवन के टुकड़ों को एक साथ उठा सकता है। श्रीमती सरला सिंघानिया ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मुझे खुशी है विवान कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें फिर से शादी करने के लिए मेरा समर्थन है। मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम एक अच्छी लड़की ढूंढोगे। विवान सिंघानिया फिर से मुस्कुराए। वह खुश लग रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे एक अच्छी लड़की मिल गई है माँ, और वह कोई है जिसे आप पहले से जानती हैं। श्रीमती सरला सिंघानिया ने आंखें सिकोड़कर याद करने की कोशिश की कि क्या विवान के साथ कोई लड़की थी जिसे वह पहले से जानती थी। उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। विवान सिंघानिया फ्लर्ट करने वाले किस्म के नहीं है। रिया शर्मा और उनकी माँ श्रीमती मोहिनी के विभिन्न आरोपों के बावजूद वह उनसे शादी के बंधन में कभी बेवफा नहीं रहे। मुस्कुराते हुए उन्होंने मांग की, मुझे बताओ विवान, वह लड़की कौन है। उन्होंने एक कटा हुआ सेब अपने मुंह में लिया। अपने बेटे के जवाब का इंतजार कर रही थी। विवान सिंघानिया ने विजयी होकर घोषणा की, यह अनीका शर्मा है। वह मेरी पत्नी के रूप में वापस आ रही है। शाम की ओर रूपा ने अनीका से मिलने जाने का फैसला किया। उन्होंने उसे आखिरी बार देखे हुए काफी समय हो गया था। उन्होंने अपनी कार ली और अर्जुन की हवेली की ओर गाड़ी चलाई। उन्होंने अपनी दोस्त को कॉल किया और अनीका शर्मा ने कहा कि वह आ सकती हैं। घर में मेहमान है, इसलिए उन्हें कंपनी देने के लिए एक करीबी परिचित की जरूरत थी। थोड़ी देर में वह पहुंच गई। जिस समय वह गाड़ी चलाकर अंदर आ रही थी, अर्जुन के माता पिता और उनके चाचा का परिवार बाहर जा रहा था। उन्होंने अनीका को अर्जुन का हाथ पकड़े हुए और अपने मेहमानों को जाते हुए देखने के लिए खड़ा देखा। जूलिया आखिरी थे जो अपनी कार में फिसले और तेज गति से उनके पास से गुजरते हुए रूपा पर हॉर्न बजाकर चले गए। प्रेमियों ने रूपा को आते देखा और उनके पार करने और बाहर आने का इंतजार किया। अंदर जाने से पहले रूपा ने अर्जुन को अपने सामान्य आभा के साथ भावहीन खड़े देखा और सोचा कि अनीका उनके साथ कैसे रह सकती है। उनके उस भावहीन चेहरे पर उनके वे पतले होंठ उन्हें चूमते और वह इसे आरामदायक महसूस करती। वह तो उनकी उपस्थिति के आसपास भी आरामदायक महसूस नहीं कर सकती थी। वह उनकी ओर बढ़ी और हल्का सा झुकी, अर्जुन की नज़र से मिलने से बचते हुए। रूपा ने अभिवादन किया, नमस्ते प्रेसिडेंट ओबराय। अर्जुन ने उन्हें जवाब देने से पहले उन पर एक हल्की मुस्कान डाली। उन्होंने उनसे पूछा कि वह कैसी हैं और डॉक्टर लैंड्रे कैसे हैं। लैंड्रे का नाम सुनकर वह कांप उठी। अर्जुन ओबराय ने उन्हें घबराया हुआ और कांपते हुए देखा और आंखें सिकोड़ी। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उन्हें आगे की जांच में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने खुद को संभाला और कहा, जब उन्होंने उसे आखिरी बार देखा था तो वह ठीक था। वह जानती थी कि अर्जुन को डॉक्टर लैंड्रे के साथ उनके ब्रेकअप के बारे में नहीं पता था और अनीका शर्मा ने शायद उन्हें कुछ नहीं बताया था। वह अनीका का बहुत प्यार और सम्मान करती हैं। वह कोई है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। वैसे भी वे एक साथ अंदर गए और अर्जुन ने खुद को माफ किया और अपने अध्ययन कक्ष में चले गए। जैसे ही अर्जुन नज़र से ओझल हुए, अनीका शर्मा ने रूपा की नम आंखें देखकर कहा, उन्हें डॉक्टर लैंड्रे के साथ तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में नहीं पता था। अनीका शर्मा ने अपनी दोस्त को देखा। वह अभी भी डॉक्टर लैंड्रे को प्यार करती है। चाहे कुछ भी हुआ हो, वह अभी भी उनसे प्यार करती थी और वह चाहती थी कि उनके बीच चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन शांत रहने के बजाय रूपा की भावनाएं बाहर निकल आई। उन्होंने धीरे से सिसकना शुरू कर दिया। अनीका ने उन्हें गले लगा लिया, पूछा,
अगर तुम उनके बारे में इतना सोचती हो तो तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? रूपा और ज्यादा सिसकी। मुझे पता है कि मैं गलत थी, लेकिन मैंने उनसे प्यार किया। मैं उनसे प्यार करती हूँ और अभी भी प्यार करती हूँ। मैं डॉक्टर लैंड्रे को वापस चाहती हूँ। रूपा एक बच्चे की तरह सिसक रही थी। अनीका उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। यह तकलीफ भी होता है जब आप जानते हैं कि आप किसी व्यक्ति के बिना नहीं रह सकते, फिर भी उससे अलग हो जाते हैं। डॉक्टर लैंड्रे उन्हें प्यार करते हैं और वह भी उन्हें प्यार करती है। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें अपने मतभेदों को सुधारने और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। डॉक्टर लैंड्रे ने कहा था कि चीजें बिगड़ने से पहले वह रूपा को शादी के लिए प्रस्ताव देने की योजना बना रहे थे। वह अब क्या करेंगी? वह दोनों उनकी दोस्त हैं। वह हाथ पर हाथ धरे बैठकर उन्हें एक दूसरे से दूर होते हुए नहीं देख सकती हैं। और कुछ ना करें, उन्हें अर्जुन को शामिल करना होगा। अगर ये आखिरी विकल्प है जो उनके पास बचा है, वह उनसे मदद मांगेंगी। अनीका ने मनाते हुए कहा, यह ठीक है रूपा, मैं डॉक्टर लैंड्रे से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले अपने आंसू पोंछो और फिर से वही खुश लड़की बनो जो तुम पहले थी। दवा की तरह यह काम कर गया। रूपा ने अपने आंसू पोंछे और अनीका का हाथ पकड़ लिया। उन्हें बताना कि मुझे माफ कर दें। मैं बस चाहती हूँ कि वह मुझे एक बार मिलने का समय दें और मैं उनसे माफी मांगूंगी। अनीका ने कहा, मैं पहले उनसे मिलूंगी और फिर तुम दोनों के लिए मिलने और अपने मतभेदों को सुलझाने का एक अवसर बनाऊंगी। लेकिन तुम्हें अपना अहंकार एक तरफ रखना होगा, अनीका शर्मा ने समझाया। तुम और मैं जानते हैं कि डॉक्टर लैंड्रे एक अच्छे इंसान है। अगर तुमने उनके साथ अपनी सीमा पार नहीं की होती तो वह तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ने जैसा इतना बड़ा कदम नहीं उठाते। रूपा ने कहा कि अनीका शर्मा ने जो कहा वह सही था। यह पूरी तरह उनकी गलती थी और अब वह उस रिश्ते को बनाने के लिए तैयार हैं, अगर डॉक्टर लैंड्रे उन्हें एक मौका देंगे। रूपा की बात से अनीका का मन खुश हो गया। वह मुस्कुराई और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब अनीका और उनकी दोस्त बैठक कक्ष में अपनी महिलाओं वाली बातचीत कर रही थी, अर्जुन ओबराय ने डॉक्टर लैंड्रे को कॉल किया। डॉक्टर लैंड्रे उसी समय अनाथालय के निदेशक से मिलने जा रहे थे जब उनकी मां श्रीमती कैथरीन आई थी। उन्होंने धीरे से सड़क के किनारे अपनी कार पार्क की और अपना फोन उठाया। फोन उठाते ही उन्होंने कहा, अर्जुन। अर्जुन ने पूछा, आप कैसे हैं डॉक्टर? उन्होंने कुछ समय से उनसे बात नहीं की थी। वे उनसे पूछना चाहते थे कि सगाई के लिए जगह तैयार है या नहीं। जूलिया ने उन्हें बताया था कि डॉक्टर लैंड्रे इसे संभाल रहे हैं। वह सुनिश्चित करना चाहते थे कि अनीका के साथ उनकी सगाई पार्टी के लिए सब कुछ तैयार है। डॉक्टर लैंड्रे ने पूछा, आप जानना चाहते हैं कि सगाई की जगह व्यवस्थित है ना? वह अर्जुन की तरह ही खुश थे। उनके दोस्त अनीका आधिकारिक तौर पर उनके प्रेमी द्वारा बनने जा रही थी। अर्जुन ने कहा, तुमने बस मेरे मन की बात कह दी। जूलिया ने कहा कि सब कुछ तुम्हारे द्वारा किया गया है। वह 2 बार सुनिश्चित करना चाहते थे कि सब कुछ ठीक है और सही है। डॉक्टर लैंड्रे ने उन्हें आश्वासन दिया, ठीक है, मैंने इसे करवा दिया है और तय कर दिया है। कल शाम 6 बजे पार्टी शुरू होगी। अर्जुन ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि वह अनीका बच्चों और खुद के लिए जो कुछ कर रहे थे उसकी सराहना करते हैं। डॉक्टर लैंड्रे ने कहा कि जब उन्होंने उन्हें काम पर दोहरा प्रमोशन दिलाने में मदद की तो उन्हें कुछ चुकाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर लैंड्रे ने सोचा कि काल समाप्त होने वाला है। तभी अर्जुन ने अचानक पूछा, एक और बार डॉक्टर लैंड्रे, तुम्हारे और रूपा के बीच क्या हो रहा है? डॉक्टर लैंड्रे संक्षेप में रुके। फिर से रूपा? जब वह ब्रेकअप के दर्द पर काबू पा रहे थे तो रूपा का मामला हमेशा फिर से क्यों उठ रहा है? ये ठीक हो रहे घाव को कुरेदने और उसे फिर से खून बहाने जैसा है। पहले अनीका और अब अर्जुन। उनके और रूपा के अलगाव के बारे में इतनी बड़ी बात क्या है? डॉक्टर लैंडन ने घोषणा की, हम अब साथ नहीं हैं, लेकिन कृपया मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अर्जुन ओबराय ने मांग की, मैं तुमसे इस बारे में बात करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं केवल चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ। उन्हें उनकी राय में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहते। वे 2 लोग जिन्होंने अनीका और उनके बच्चों का समर्थन किया, अलग कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर लैंडन ने अपना माथा सहलाया। उन्होंने जवाब दिया, एक छोटे से मतभेद के बाद उसने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन जिस बात ने मेरा दिल पक्का कर दिया वह यह था कि उसने मुझसे अहंकार से और अपमानजनक तरीके से बात की। अर्जुन ओबराय ने आंखें सिकोड़ी। शांत रूपा के बारे में यह विश्वास करना बहुत ज्यादा है। वह उनसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे। अर्जुन ओबराय ने घोषणा की।
सगाई खत्म होने पर हम मिलेंगे। और फोन रखने से पहले डॉक्टर लैंड्रे को अलविदा कहा। डॉक्टर लैंड्रे ने अपनी कनपटी को मालिश किया और राह भरी। उन्होंने कार चालू की और तेजी से निकल गए। उनकी किसी से मुलाकात तय थी। उन्हें उस महिला को राजी करने के लिए सभी संभव प्रयास करने पड़े ताकि वह उनके कॉल करने पर मुलाकात के लिए सहमत हो जाए। वास्तव में उन्हें उसे बताना पड़ा कि वह किसी शोध पर हैं। ये केवल उनके पहुंचने पर ही उसे पता चलेगा कि वह कौन है। लेकिन उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि जब वह उन्हें पहली बार देखे तो वह एक सज्जन के रूप में दिखें। वह समुद्र तट पर पहुंचे। स्विमिंग पूल के करीब एक कोने में उन्होंने एक महिला को टोपी पहने हुए और एक छाते के नीचे बैठे देखा। उन्होंने बिना आस्तीन के गाउन पर चश्मा पहना हुआ था। वह अपने बगल की एक छोटी मेज से वाइन पी रही थी। उन्होंने अपने फोन पर तस्वीर देखी और प्यारे आदमी को देखा जो कुछ दूरी पर एक कार से अभी बाहर निकल रहा था। वह निश्चित रूप से वही थे जिनकी वह उम्मीद कर रही थी। उन्होंने उनकी ओर हाथ हिलाया और डॉक्टर लैंड्रे ने उन्हें थोड़ी दूरी से देखा। डॉक्टर लैंड्रे मजे कर रहे लोगों के पास से गुजरे और उस महिला के सामने आए जिसने उन्हें हाथ हिलाया और बुलाया था। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, और अपना चश्मा हटाया। डॉक्टर लैंड्रे ने जवाब दिया, नमस्ते, और मुस्कुराए। दोनों ने हाथ मिलाया और डॉक्टर लैंड्रे को बैठने के लिए कहा गया। महिला ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं श्रीमती सीमा हूँ। डॉक्टर लैंड्रे के आकलन से वह अपनी 50 के दशक के आखिरी या 60 के दशक के शुरुआती दौर की महिला होनी चाहिए। मेकअप के बावजूद उनका चेहरा झुर्रियों वाला था। उनके गाल झुके हुए थे और पूरा शरीर कमजोर और उम्र दराज लग रहा था। लेकिन उन्होंने गहरा मेकअप किया था और सोने का हार और कानों की बालियां पहनी हुई थी। उनकी उंगली पर सोने की अंगूठी थी और वह परफेक्शनिस्ट लगती थी। डॉक्टर लैंड्रे ने उनका संक्षेप में आकलन किया और शांत होकर दूसरी ओर देखा। वह श्रीमती सीमा के विपरीत सीट पर बैठ गए जो अभी भी खुद को ठीक करने और डॉक्टर लैंड्रे को अपना परिचय देने के काम में लगी हुई थी। उन्होंने एक शीशा निकाला और अपनी शक्ल जांची। उन्होंने अपनी नाक को छुआ और अपने झुके हुए गालों पर थोड़ा सा ब्लश लगाया, बुदबुदाते हुए कि उन्हें अच्छा दिखना चाहिए। डॉक्टर लैंड्रे को पहले ही परेशानी होने लगी थी। क्या उन्हें नहीं पता था कि उन्हें यह सब उनके पहुंचने से पहले करना था? क्या वह सोचती हैं कि वह अपनी 20 के दशक की महिला जितनी युवा हैं, वह इतनी आधुनिक पोशाक क्यों पहन रही हैं और एक युवा महिला की नकल करने की कोशिश क्यों कर रही हैं? उन्होंने झुंझलाहट से देखा और अपनी ठुड्डी को अपनी मुट्ठी के सहारा देते हुए बैठ गए। जबकि वह सामने बैठी महिला को देख रहे थे, उन्होंने सोचा कि क्या वह उस महिला की मौत के बारे में कुछ जानती हैं? वह महिला जो उनकी मां होने की संभावना है। उन्होंने उनके खत्म होने तक इंतजार किया और उन्होंने डॉक्टर लैंड्रे की ओर देखा। डॉक्टर लैंड्रे ने अपना परिचय दिया, मैं डॉक्टर लैंड्रे हूँ। वह शांत रहे। श्रीमती सीमा ने तब उन्हें अच्छी तरह देखा और पूछने से पहले खुद पर एक नज़र डाली। उन्होंने अपने सजे हुए बालों को ठीक करते हुए पूछा, तुमने कहा था कि तुम शोध कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि मैं मदद कर सकती हूँ। तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? डॉक्टर लैंड्रे ने पूछा, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ मुलाकात के लिए कुछ समय निकाल पाई। सुनिश्चित करने के लिए कि मैं सही व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, क्या तुम वर्ष प्रारंभ वर्ष से समाप्ति वर्ष तक के शहर के अनाथालय की निदेशक नहीं थी? श्रीमती सीमा ने आंखें सिकोड़ी। वह उनसे उस कार्यस्थल के बारे में क्यों पूछ रहे थे जिसे उन्होंने कई साल पहले छोड़ दिया था? वैसे भी उन्होंने हाँ में जवाब दिया। डॉक्टर लैंड्रे ने कहा, हालांकि वास्तव में मेरा सोच सरल और सीधा है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ अच्छी तरह सहयोग करोगी। श्रीमती सीमा असहज हो गई। ये आदमी एक जासूस की तरह क्यों लग रहा है? वह उम्मीद करती हैं कि जो भुला दिया गया है और पीछे छूट गया है वह दबा रहेगा। श्रीमती सीमा ने उन्हें जल्दी करने के लिए कहा, तुम आगे बढ़ो और शुरू करो जिसके लिए तुम यहाँ हो। वह युवक की उपस्थिति से असहज होने लगी थी। डॉक्टर लैंड्रे मुस्कुराए, इतनी जल्दी क्यों है? उन्होंने सोचा, क्या उन्होंने खुद को फिर से संवारने और बहुत अधिक मेकअप के साथ दिखने में कुछ मिनट अधिक नहीं लगाए थे? अब उन्हें इंतजार करना होगा और उनके सवालों का ध्यान से जवाब देना होगा। जब तुम शहर के अनाथालय की निदेशक थी तो तुम्हारे पास 1 महीने का एक बच्चा लाया गया था। उसे एक अनाम महिला द्वारा लाया गया था जिसने अपनी जानकारी नहीं छोड़ी थी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि वह महिला कौन थी? डॉक्टर लैंड्रे ने पूछा। श्रीमती सीमा सीधी होकर बैठ गई
और डॉक्टर लैंड्री पर चिल्लाईं। तुम कौन हो? क्या तुम वास्तव में शोध पर एक छात्र हो या मुझसे पूछताछ करना चाहते हो? उन्होंने मांग की। डॉक्टर लैंड्री वास्तव में एक छात्र की तरह लगे। पूछताछ ही वह शोध है जिसके लिए मैं यही हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उचित जवाब दो, फिर मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा और अपने अंतिम निष्कर्ष संकलित करूंगा। श्रीमती सीमा ने इनकार किया। मुझे अनाथालय में लाए गए किसी बच्चे के बारे में नहीं पता। वह कभी सहमत नहीं होंगी कि वह उस लड़के या उसकी माँ के बारे में कुछ जानती हैं। डॉक्टर लैंड्रे जारी रखने वाले थे जब श्रीमती सीमा जल्दी से खड़ी हो गई। अनाथालय को एक बड़ी धनराशि दान की गई थी और एक संदेश आया था कि यह बच्चे के जीवन की कीमत है। पैसे का स्रोत पता चला? बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें अब और मिलने का समय नहीं दे रही हूँ। तुम अब जा सकते हो। डॉक्टर लैंड्रे गजरे। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम बैठ जाओ और मेरे साथ सहयोग करो मैडम। पैसे के स्रोत का पता चलने के बाद तुम जानती थी कि वह व्यक्ति कौन था। तुमने किसी को क्यों नहीं बताया? क्या हुआ जब वह महिला ये कहते हुए आई कि बच्चा उसका है और तुमने उसे भगा दिया? फिर मैंने सुना कि उसे एक लापरवाह ड्राइवर ने टक्कर मार दी। तुम बेहतर है कि बैठ जाओ और मुझे केवल सच बताओ। अगर तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती हो और तुम्हारा लंबे समय से भूला रहस्य खुला नहीं हो, मैं इस बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं कहूँगा। अन्यथा तुम्हारे और उस व्यक्ति के साथ निजी तौर पर मिलने और तुम्हारे गुप्त कालों के सभी सबूत खुले हो जाएंगे। तुमने उस निश्चित व्यक्ति को कॉल किया था और कहा था कि लड़के की माँ यहाँ है। तुम लोग क्या करने वाले हो? वह एक जासूस के रूप में आसानी से निकल जाते। उन्होंने ऐसे बात की जैसे कि वह एक अपराध जांच में रहे हो, एक जासूस हो और कई रहस्यों को उजागर करने में सफल रहे हो। श्रीमती सीमा धीरे से अपनी सीट पर बैठ गई। उन्होंने सामने बैठे युवक को घूरा। वह बहुत सी चीजें जानता है, ऐसी चीजें जो उस समय अनाथालय में कई लोगों को नहीं पता थी। अगर वह इनकार करती रहती हैं तो बात पुलिस स्टेशन तक जा सकती है। उनकी वर्षों की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। उन्होंने पूछा, क्या तुम एक जासूस हो? डॉक्टर लैंडे ने पूछा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं एक जासूस हूँ या नहीं? उनका चेहरा भावहीन था। श्रीमती सीमा ने मांग की, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी जो मुझे पता है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि उनका रहस्य उनके साथ सुरक्षित है। डॉक्टर लैंडे ने आदेश दिया, बताओ श्रीमती सीमा। उन्हें पुलिस को सूचित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। श्रीमती सीमा ने शुरू किया, मुझे चोट मत पहुंचाना और किसी को इस रहस्य के बारे में मत बताना। मैंने इसे अपने दिल में रखा है और इन सभी वर्षों तक इसके साथ जीती रही हूँ। जब डॉक्टर लैंड्रे समुद्र तट से निकले तो अंधेरा हो रहा था। उन्हें भारीपन महसूस हुआ और वह सोच रहे थे कि कोई उन्हें उसकी माँ के गर्भ से बाहर आते ही क्यों मारना चाहता था। उन्हें शांत होने की जरूरत थी और वह बार में गाड़ी चलाकर पहुंचे। वहां कोई पार्टी चल रही लग रही थी और हर जगह रौनक थी। उन्होंने एक सीट ली और कुछ शराब ऑर्डर की। साथी की चाहत में उन्होंने जूलिया ओबराय को कॉल किया। जूलिया ने कहा कि वह किसी के साथ बाहर हैं और उनके साथ नहीं आ पाएंगे। तब उन्होंने अपने छात्र दोस्त को कॉल किया। वह नैना की तरह ही उनके अधीन एक इंटर्न छात्र है। वह दोस्त जल्दी से चला गया। कल्पेश के आने का इंतजार करते हुए उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। श्रीमती सीमा ने उन्हें अनाथालय में लाया था जब उन्हें बच्चा खत्म करने के लिए कहा गया था। उन्होंने बच्चे को अपने अपार्टमेंट में छिपा कर रखा जब तक कि वह उसे छिपा नहीं सकी और उसे अनाथालय में ला दिया। उन्हें बच्चे को खत्म करने के लिए बड़ी रकम दी गई थी और अंतरात्मा के कारण उन्होंने वह पैसा अनाथालय को दे दिया और बदले में उन्होंने बच्चे की देखभाल की। उनकी माँ इस जानकारी से संतुष्ट नहीं थी कि उनका एक बच्चा मर गया था। उन्होंने सबको जलाने की मांग की और अस्पताल उन्हें सब नहीं दे सका। तभी उन्हें पूर्वाभास होने लगा कि उनका बच्चा उनसे दूर ले जाया गया है। वह खोजती रहीं जब तक कि उन्हें अपने बेटे के बारे में जानकारी नहीं मिल गई। बच्चे की बुआ ने वास्तव में मांग की थी कि लड़के को खत्म कर दिया जाए और लड़की को छोड़ दिया जाए। इसका मतलब है कि वह एक जुड़वा है। उनकी एक बहन कहीं रही है। दयालु नर्स ने उन्हें बताया था कि उनका बेटा अनाथालय में है और वह उसे ढूंढने आई। लेकिन उन्होंने एक गलती की। उन्होंने अपने बच्चों के पिता को कॉल किया और उन्हें अपने बेटे पर दावा करने के लिए डीएनए के लिए मिलने को कहा। बाद में पता चला कि वह बुआ जो सोचती थी कि लड़का मर गया है, उस समय अपने भाई के साथ थी। जब उन्हें बच्चों की मां ने कॉल किया, भाई ने उन्हें सब कुछ बता दिया और इस तरह श्रीमती यशोदा का अंत हो गया।
उन्होंने उनकी मौत की साजिश रची और इस तरह उनकी मां मर गई। वह अपने बच्चे के पिता को कभी नहीं बता पाई कि बच्चा कहाँ है और आज तक कोई भी छिपे हुए सच को नहीं ढूंढ पाया। निदेशक को दयालु नर्स ने सूचित किया था और कहा था कि वह अपनी जान बचाने के लिए छिपने जा रही है। तब से उन्होंने उनसे फिर कभी नहीं सुना। श्रीमती सीमा भी डर गईं कि उनके साथ कुछ हो सकता है। उस लड़के को शहर आए कुछ विदेशियों को गोद लेने के लिए भेज दिया जो एक बच्चा गोद लेना चाहते थे। इस तरह वह लड़का उन लोगों से दूर रहेगा जो उसे मारना चाहते हैं। उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया और अनाथालय छोड़ दिया। उन्होंने कुछ भी आपराधिक नहीं किया, लेकिन इन सभी वर्षों तक दूसरों से सच छिपाया। उनकी मां का नाम श्रीमती यशोदा था। यह उनके अंतिम उत्तर को पाने की दिशा में पहला कदम है। वह इसलिए मर गई क्योंकि उन्होंने अपने बेटे यानी उन्हें ढूंढ लिया था। अपनी मां की उनके कारण हुई मौत के विचार से वह दुखी हो गए। उन्होंने शराब की एक बोतल अपने मुंह तक उठाई और एक घूंट पिया। जैसे ही डॉक्टर लैंडे ने शराब की बोतल को अपने मुंह तक उठाया, एक महिला अंदर आई। उन्होंने एक उपयुक्त जगह ढूंढने के लिए बार के चारों ओर देखा और अपने दोस्त के साथ बैठ गई। उनकी नज़र डॉक्टर लैंड्रे पर टिकी। उन्होंने उन्हें देखा और आंखें सिकोड़ी। क्या वह डॉक्टर लैंड्रे नहीं है? कुछ साल हो गए हैं, लेकिन वह अभी भी वही डॉक्टर लैंड्रे हैं जिन्हें वह जानती थी। वह उनकी मेज के पास गई और मुस्कुराई। डॉक्टर लैंड्रे। डॉक्टर लैंड्रे ने अपना नाम सुना और रुक गए। उन्होंने महिला को देखा जो थोड़ा झुकी और उनका नाम पुकारा। ध्यान से उन्होंने शराब की बोतल नीचे रखी और सामने खड़ी व्यक्ति को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने आंखें सिकोड़ी। वे अभी तक नशे में नहीं थे और इसलिए मतिभ्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपनी आंखें कई बार झपकाईं और उन्हें यकीन हो गया कि वे वास्तव में उन्हें देख रहे हैं। उन्होंने पुकारा, तरुणी। वह खड़े हुए, मेज के चारों ओर गए और उनके पास जाकर उन्हें कसकर गले लगा लिया। तरुणी मुस्कुराई और अपनी बाहें उनकी गर्दन के चारों ओर लपेट ली। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया डॉक्टर लैंड्रे। वह खुशी से लगभग रो रही थी। उन्होंने फिर से डॉक्टर लैंड्रे को देखा। वह इस तरह के एक दिन की तलाश में थी जब वह उन्हें फिर से देखेंगी। डॉक्टर लैंड्रे ने कहा, मैंने तुम्हें और ज्यादा याद किया। उन्होंने उन्हें छोड़ दिया और उनकी आंखों में देखा। उनके शादी के बाद उन्होंने उन्हें नहीं देखा था। वह उनकी प्रेमिका थी और वे प्यार में थे जब तक कि वह विदेश नहीं चली गई और उन्होंने सुना कि उनकी शादी एक गोरे आदमी से हो गई है। उन्होंने उन्हें सुनी हुई अफवाहों की पुष्टि करने के लिए कॉल किया और उन्होंने उनसे माफी मांगी और कहा कि वह उनके साथ बाहर जा रही थी और वह गर्भवती हो गई। उन्हें शादी करनी पड़ी और अपने बच्चे को एक वैध बच्चे के रूप में जन्म देना पड़ा। वह आखिरी बार था जब उन्होंने उनसे बात की थी। वह किसी और की पत्नी थी और उन्होंने उनसे इतनी ही दूरी बनाए रखी जितनी उत्तर से दक्षिण की होती है। तरुणी ने अपनी दोस्त को इशारा किया और वह पास आ गई। उन्होंने उन्हें एक दूसरे से मिलवाया। डॉक्टर लैंडे के दोस्त भी आ गए। ये चार लोगों की मेज बन गई और उन्होंने एक साथ पीना शुरू कर दिया। तरुणी की दोस्त उनकी दोस्त से ज्यादा छोटी बहन की तरह थी। तरुणी ने कहा कि वह उनकी पड़ोस में रहने वाली है और यूनिवर्सिटी की छात्रा है। डॉक्टर लैंडे मुस्कुराए। उन्होंने भी यही सोचा था। वह तरुणी से बहुत छोटी लगती थी, एक किशोरी की तरह। संगत होने के कारण डॉक्टर लैंडे ने खुद को बेहोश होने तक नहीं पिया। उन्होंने कुछ बोतलें पी, लेकिन फिर भी होश बनाए रखा। उन्होंने तरुणी और खुद को अगले दिन बाहर जाने और कुछ मजा करने के लिए कहा। वह जानते थे कि उनकी शादी में कुछ तो गड़बड़ है, अन्यथा उन्हें अकेले एक क्लब में नहीं आना चाहिए। उन्हें अपने पति के साथ होना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो वह अपने दोस्तों की उपस्थिति में उनसे नहीं पूछेंगे। उनकी शाम अच्छी रही और डॉक्टर लैंडे ने कहा कि आधी रात होने वाली है, इसलिए उन्हें जाना होगा। वह तरुणी को उनकी कार तक छोड़ने गए और उनसे कुछ बातें की। वह चाहेंगे कि वह अगली शाम उनके साथ एक पार्टी में चले और अगर वह खाली हैं तो वे एक साथ दोपहर का खाना खा सकते हैं। उन्होंने उनके हाथ को काफी देर तक पकड़े रखा जब तक कि डॉक्टर लैंड्रे पीछे नहीं हटे और उन्हें जाने नहीं दिया। अतीत की भावनाएं उनके दिमाग में दौड़ गईं। तरुणी अपने दोस्त के साथ गाड़ी चलाकर घर गई। उन्हें लगा कि डॉक्टर लैंडे ने उनकी शाम बना दी है। वह काफी समय से इतनी खुश नहीं थी। वह उत्साहित महसूस करते हुए सीटी बजाती हुई घर गईं। वह 1 साल से अधिक समय तक उनके प्रेमी थे। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और डॉक्टर लैंडे उनके पहले प्रेमी थे। लेकिन जब उनके माता पिता यूरोप चले गए तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया और एक और प्रेमी ढूंढ लिया। वह उन्हें
यह भी नहीं बता सकी कि वह शादी कर रही हैं। उन्हें पता चला कि उनकी शादी हो गई है और पुष्टि करने के लिए उन्हें कॉल किया। उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्हें बताया कि वह गर्भवती हैं। जब उन्होंने उनसे फ़ोन पर बात की तो वह नाराज़ नहीं थे, लेकिन फिर कभी उनसे संपर्क नहीं किया। उन्होंने उन्हें कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनका नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया था। डॉक्टर लैंडे ने अपने दोस्त को घर छोड़ दिया और अपने पेंट हाउस की तरफ बढ़ गए। वह फिर से तरुणी से मिले थे। वह पहले की तरह ही प्यारी लग रही थी। उनके बच्चे का क्या? क्या तरुणी रूपा की जगह उनके दिल में ले पाएगी? डॉक्टर लैंडले को पता चला कि उनकी एक जुड़वा बहन है और उनके बच्चों के पिता उनकी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। क्या वह जल्दी ही अपनी बहन और पिता की पहचान उजागर कर पाएंगे? तरुणी डॉक्टर लैंडले की पूर्व प्रेमिका वापस आ गई है और अगले दिन पार्टी में चलने के लिए तैयार है। क्या यह पार्टी अर्जुन और अनीका की सगाई की होगी? और क्या तरुणी का प्रवेश उनके रिश्ते में कोई नई जटिलता लाएगा? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।